नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है चित्तौड़गढ़ से, जहां महिला की हत्या से सनसनी। गांव के रहने वाले पर हत्या का आरोप लगा है। जिले के मंगलवाड़ थाना क्षेत्र में महिला की हत्या। संगरिया गांव निवासी लाली भैरूमीन की पत्नी बताई जा रही है, जिसका मर्डर किया गया है। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर, गांव के ही रहने वाले उदयलाल पर हत्या का आरोप लगा है। आरोपी मौके से फरार। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है दांतली से वार कर महिला की हत्या की गई। परिजनों की ओर से थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। फसल काटने का एक औजार होता है, फसल काटने के काम में यह आता है। बेहद धारदार यह हथियार होता है। इससे वार कर महिला की हत्या की गई। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है। महिला की हत्या से फैली सनसनी। सुभाष वैरागी मेरे सहयोगी चित्तौड़गढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, पूरा मामला क्या, किस तरह इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या कुछ पुलिस की जांच में खुलासा हुआ अब तक? जी बिल्कुल सुमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रारंभिक तौर पर सामने आया कि महिला को अकेली देखकर गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने उस पर जो फसल काटने का औजार दांतली होता है उससे हमला किया और उसकी गर्दन पर वार किया सीधे, और बिल्कुल जान से मारने नहीं सीखा, और जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई। और आरोपी जो है अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। जब लोगों को जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। महिला को मंगलवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। मौके पर डिप्टी नगेंद्र सिंह बड़ी सार डीपी पहुंचे हैं, थाना अधिकारी चंद्रशेखर पहुंचे, और लोगों से संदेश भी की गई है कि आरोपी जो है उसको किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। परिजनों ने भी उदयलाल के खिलाफ नामजद रिपोर्ट थाने में पेश की है। ऐसे में पूरा मामला जो प्रारंभिक रूप से सामने आया वो एक व्यक्ति द्वारा महिला से हत्या करने का मामला, लेकिन आरोपी के पकड़े जाने के बाद खुलासा हो पाएगा कि उसने इतनी बर्बरतापूर्ण तरीके से महिला की हत्या क्यों की, वो हत्या के पीछे कारण क्या रहे हैं। जी सुमित, आरोपी का कुछ पता चल पाया अब तक? फिलहाल आरोपी को नामजद कर लिया गया है और पुलिस ने उसकी तलाश में टीमें गठित कर दी है, दबिश दी जा रही है। और पुलिस का यह कहना है किसी भी परिस्थिति में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस हर हाल में आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। क्यों मैं आपको बता दूं सुमित की चित्तौड़गढ़ पुलिस ने पूर्व में भी ऐसे मामले जहां आरोपी नामजद होते ही 24 घंटे में वारदातों का खुलासा किया। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि पुलिस की टीमें जो है वो जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा कर लेगी और हत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा कि आखिर महिला को इतने बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा क्यों गया। जी सुमित, ठीक है, बने रहिएगा सुभाष आप हमारे साथ। चित्तौड़गढ़ से ही एक और ये देखिए खबर, देखिए दिल दहला देने वाली वारदात, एक महिला की हत्या की गई। एक और बड़ी खबर है चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में कोतवाली थाना पुलिस ने अपराध की रोकथाम के लिए की जा रही रूटीन नाकाबंदी के दौरान कोटा हाईवे पर एक लग्जरी कार से 2 करोड़ 60 लाख रुपए की नकदी बरामद की। कार में बैठे चालक और उसके 2 साथी पुलिस पूछताछ में इनसे पुलिस जुटी हुई है। ये रकम हवाला की होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने राशि को 102 सीआरपीसी के तहत जब्त किया है। सारी रकम 5 कट्टों में भरकर लाई जा रही थी। इसमें विशेष तौर से नाकाबंदी पर जोर देकर नाकाबंदी कर विभिन्न प्रकार की जो दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें अलग अलग वाहन हैं और बिना नंबर के वाहन हैं और ओवर स्पीड है, सीट बेल्ट है वगैरह के लिए नाकाबंदी कर आवश्यक अधिकाधिक कार्रवाई करने के निर्देश थे। पूरे जिले में आज 6 से 8 नाकाबंदी के निर्देश थे। इसी क्रम में कोतवाली थाने से मैं मेरी टीम के साथ में वहां था। हमारी इस गाड़ी को विभिन्न गाड़ियों के अलावा इस एक्सयूवी गाड़ी को भी रुकाया गया था। इसमें शुरू में थोड़ा सा एजिटेशन हुआ इनको, फिर बाद में इसको थोड़ा सख्ताई से पूछा गया तो पीछे वाली सीट पर ये 5 कट्टे पड़े हुए थे, सीट के नीचे थे, जिनको खोलकर चेक किया तो उसमें पैसे थे। पैसों के संबंध में गिनती की जा चुकी है। लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपया है। ये पैसा कहाँ से आया, किसको जा रहा था, इस संबंध में भी इंक्वायरी। सुभाष जुड़े हुए मेरे सहयोगी चित्तौड़गढ़ से। सुभाष, किस तरह की कार्रवाई की पुलिस ने, इतनी बड़ी रकम जब्त की है? जी सुमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रारंभिक तौर पर रूटीन नाकाबंदी के दौरान ये कार्रवाई की गई है, लेकिन इस पूरे मामले में बड़ी बात है कि अब तक ये रकम किसकी है, कहां से ये रकम लाई गई थी और किसको ये दी जानी थी, इसका अधिकृत खुलासा फिलहाल पुलिस ने नहीं किया और पुलिस अनुसंधान में जुटी है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी निकलकर सामने आई, चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भू माफिया सक्रिय और जमीनों का अवैध कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है जमीनों को कब्जे आने के लिए। ये
इस तरीके का काम लगातार जारी है और इस परिस्थिति में संभावना है कि हवाला की रकम है और ये हवाला कहां से किया गया था, किसके लिए किया गया था, उसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है और संभावना जरूर रही है कि देर शाम तक इस बात का भी खुलासा हो सकता है कि ये रकम किसकी थी, कोई सफेद पोश इस रकम के पीछे है या कोई बड़ा कारनामा इस रकम के पीछे था। इस पर पुलिस अनुसंधान के बाद स्थिति स्पष्ट करेगी। जी सुमित। और इन दोनों युवकों की पहचान हो पाई, इनका इतिहास क्या कहता है, क्या पहले भी कभी बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, लिप्त रहे हैं दोनों युवकों की पहचान हो चुकी है। एक कार का चालक है, वहीं दूसरा खुद को ट्रांसपोर्ट व्यवसायी बताया रहा है, जिसकी पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है कि ये किस ट्रांसपोर्ट व्यवसायी का काम करता है, खुद ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है, इसका ट्रांसपोर्ट का कारोबार कितना बड़ा है और ये इस रकम को कहां से लाया है या उसके व्यवसाय से रकम प्राप्त होने की संभावना, तमाम बिंदु जो है उन पर पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि ये राशि आखिर आई कहां से थी और किसे दी जानी थी। ठीक है, शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर है, एक्शन में मेयर सौम्या गुर्जर ने सफाई को लेकर दौरा किया और इस दौरान कई जगह अनियमितताएं मिली उन्हें। वार्ड 105 में 26 में से सिर्फ 3 कर्मचारी ही उपस्थित मिले, बाकी कर्मचारियों की अनुपस्थिति लगा दी गई। वार्ड 104, 105 और 111 में भी सौम्या गुर्जर पहुंची, 2 अलग अलग डस्टबिन रखने के भी निर्देश दिए। एक्शन मोड में मेयर सौम्या गुर्जर का सफाई को लेकर दौरा। वार्ड 105 में पहुंची सौम्या गुर्जर आज और यहां पर गई तो उनका पारा हाई हो गया क्योंकि काफी अनियमितता उन्होंने देखी। अचानक से पहुंची दौरे पर, देखा तो 26 में से सिर्फ 3 ही कर्मचारी उपस्थित हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। बड़ी खबर है जैसलमेर से, जहां मनरेगा कार्यों में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। प्रभारी सचिव ने एक ग्राम सेवक जेटीए को सस्पेंड कर दिया है। एएन के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। सरपंच सलखा को भी नोटिस जारी किया है। मनरेगा में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई की गई। प्रभारी सचिव के निर्देश पर सीओ दाताराम ने ये कार्रवाई की है। बड़ी खबर जैसलमेर से, मनरेगा कार्यों में फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा। प्रभारी सचिव ने ग्राम सेवक जेटीए को किया सस्पेंड। एएन के खिलाफ कार्रवाई के भी दिए निर्देश। सरपंच सलखा को भी नोटिस जारी। मनरेगा में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई की गई। प्रभारी सचिव के निर्देश पर सीओ दाताराम ने ये कार्रवाई की। जैसलमेर से बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। मनरेगा में लगातार फर्जीवाड़े के मामले आते रहे हैं। एक और फर्जीवाड़े का खुलासा जैसलमेर में हुआ है और इसे लेकर अब कार्रवाई भी कर दी। गाज गिरी है ग्राम सेवक और जेटीए पर। प्रभारी सचिव ने ग्राम सेवक और जेटीए को सस्पेंड कर दिया है। एएन के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। भ्रष्टाचार को लेकर एक कार्रवाई की गई। और बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर है, जिप्सम पर माफियाओं की पैनी नजर। रात में अवैध जिप्सम का कारोबार हो रहा है। वन विभाग सरकारी भूमि से जिप्सम निकाला जा रहा है। माधोडिग्गी सामरदा गांव जिप्सम माफियाओं के अड्डे बने हुए हैं। 11 पीकेडी के अलग अलग जगहों से जिप्सम निकाला जा रहा है। राज्य सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। बोरियावाली और दंतोर वन विभाग रेंज का ये पूरा मामला। जिप्सम माफियाओं की नजर। अवैध जिप्सम का कारोबार हो रहा है। वन विभाग और सरकारी भूमि से जिप्सम निकाला जा रहा है। माधोडिग्गी सामरदा गांव में बने जिप्सम माफियाओं के ये अड्डे। उदयपुर रेल पुल ब्लास्ट मामले की बात कर लेते हैं। डूंगरपुर में विस्फोटक मिला है। 90 किलोमीटर दूर घटनास्थल से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। 150 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ है। हालांकि विस्फोटक खराब हो चुका है। नदी में ये विस्फोटक डूबा हुआ था। यहां फेंक दिया था इसे ताकि नजरों में ना आए पुलिस प्रशासन की, लेकिन 150 किलो से ज्यादा विस्फोटक डूंगरपुर से बरामद कर लिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। इन बोरों में भरकर इस विस्फोटक को यहां फेंक दिया था। गड़ानाथ जी गांव के पास सोम नदी के पुल के नीचे ये विस्फोटक मिला है। 186 जिलेटिन की छड़ें 8 कट्टों में भरे हुई थी।
जयेश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयेश, 90 किलोमीटर दूर इस विस्फोटक को फेंका गया, पुलिस से बचने के लिए, कार्रवाई ना हो इसलिए, लेकिन विस्फोटक का पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। देखिए सुमित, ये जो पूरा विस्फोटक बरामद होने का मामला है उसको उदयपुर के जो रेलवे पुल ब्लास्ट करने के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है और इस एंगल से पुलिस जांच भी कर रही है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों जो विस्फोटक है, जो उदयपुर में ब्लास्ट हुआ वो विस्फोटक और डूंगरपुर में जो मिला वो विस्फोटक, दोनों में कोई कनेक्शन हो सकता है, ये एक संभावना है। अभी फिलहाल पूरा जांच का विषय है और जो आसपुर थाना पुलिस है इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। और ये भी सूचना मिली है कि कोई बड़ी जांच एजेंसियां जैसे NIA, NSG वगैरह के भी या IB के वगैरह के भी आने की सूचना जो है मिल रही है, लेकिन इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई है। और फिलहाल जो पुलिस ने जो जब्त विस्फोटक है उसको पुलिस थाना परिसर में रखवाया है और जो आगे की कार्रवाई जो है टीमें गठित करके और जो भी संभावित आरोपी उसमें हो सकते हैं उनकी तलाश के लिए टीमें गठित की गई है। जी, क्या ये साफ हो पाया है कि उदयपुर रेल पुल ब्लास्ट में जो विस्फोटक काम लिया गया था वही विस्फोटक यहां से बरामद हुआ है? क्या इस बात की कोई पुष्टि हो पाई है? सुमित, जो रेलवे पुल ब्लास्ट में 3 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल होने की बात बताई जा रही है और वो डेटोनेटर था जो माइनिंग में काम आता है और डूंगरपुर का आसपुर जो इलाका है और डूंगरपुर के आसपास के और भी इलाके हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर माइनिंग का काम होता है। तमाम जानकारी के लिए। बात लगातार लुट रहे ATM की, क्यों बन रहे हैं ATM आसान निशाना? क्या ATM बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहती है? एक और ऐसी वारदात हुई है, ATM लूटा और लुटेरे ATM को लेकर ATM में लूट की कोशिश की, लेकिन सवाल ये कि क्यों ATM निशाना बनाए जा रहे हैं? वारदात के वक्त आखिर पुलिस के गश्ती वाहन कहां चले जाते हैं? लगातार इस तरह की वारदातें हो रही हैं। ATM लुटेरों को पुलिस प्रशासन का क्यों नहीं है खौफ? क्या दिनों दिन और बुलंद हो रहे हैं बदमाशों के हौसले? ATM क्यों बन रहे हैं लूट का आसान निशाना? ये सवाल क्यों? इन 3 तस्वीरों को देखिए, आप खुद भी समझ जाएंगे। पहली तस्वीर दौसा के सिकराय की है, जहां लुटेरों ने ATM को निशाना बनाया, रुपयों से भरा ATM उखाड़ ले गए। हथियारों से लैस करीब 8 से 10 बदमाशों ने ATM को उखाड़ा। दूसरी तस्वीर कल की है, जो भीलवाड़ा से आई है और यहाँ भी वही कहानी है। लुटेरे ATM को लूट कर ले गए। ATM में करीब 27 लाख रुपए थे। और तीसरी तस्वीर सिरोही की है, तस्वीर 14 नवंबर की है। यहाँ भी लुटेरों ने ATM को निशाना बनाया। तो 3 दिन में 3 लूट। 15 नवंबर एक ही दिन में 2 लूटें हुई और सिरोही में भी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 14 नवंबर को सिरोही में लूट की वारदात हुई, दौसा भीलवाड़ा में भी। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दौसा, भीलवाड़ा, सिरोही, अलग अलग जगह पर ATM लूट की वारदातों को अंजाम दिया गया। जान लेते हैं क्या कहती हैं कि पुलिस गश्त व्यवस्था और क्या कह रहे हैं यहाँ के जिम्मेदार। प्रतीक कुमार सिरोही से हमारे साथ जुड़े हैं और राहुल भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सिरोही आपको ले चलते हैं। प्रतीक, ATM लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है 14 तारीख को, उसके ठीक बाद भीलवाड़ा और दौसा में भी ATM लूट की घटनाएं होती हैं। सिरोही पुलिस क्या कह रही है? बात हुई होगी आपकी, कर क्या रहे हैं वो? क्यों नहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते? क्यों इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं? प्रतीक, आवाज सुन पा रहे हैं प्रतीक आप मेरी? चलिए, प्रतीक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। भीलवाड़ा लिए चलते हैं, राहुल जुड़े हुए हैं भीलवाड़ा से हमारे साथ। राहुल, ये सवाल आपसे, लगातार ATM लूट की वारदात हो रही है, लेकिन पुलिस कर क्या रही है? सवाल ये। जी सुभाष जी, अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा विषय है। शंभूगढ़ में जो ATM लूट हुई है 2015 में ऐसी सेम लूट शंभूगढ़ में हुई थी। देखा जाए तो ATM जो लूट रहे हैं, जो लुटेरे लूट रहे हैं, जो चोर लूट रहे हैं, उनके लिए शंभूगढ़ एक बहुत ही फेवरेट स्थान होगा। हम खड़े हैं एक बैंक के बाहर, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे भी ATM है, पर यहाँ पे आपको देखा जाए तो कोई बाहर नहीं खड़ा हुआ है, सुरक्षाकर्मी कोई बाहर नहीं खड़ा हुआ है और CCTV फुटेज के ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ दी गई है। लगातार यहाँ पे लोग पैसे भी निकलवाते हैं, अपना पैसा भी यहाँ बैंक में जमा कराते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पैसे जमा कराने की लोगों की जो लोग पैसा जमा कराते हैं, कहीं ना कहीं
बहुत बड़ी जिम्मेदारी बैंक की बनती है। 27 लाख की लूट हो गई, एटीएम में 27 लाख रुपए थे और चोर उसको उड़ा के ले गए। सीसीटीवी फुटेज पुलिस लगातार खंगाल रही है। हमने पुलिस से बात करने की कोशिश की तो पुलिस ने यह बताया कि अभी तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उस रात की घटना को देखा जाए तो रात 12:15 बजे की ये घटना है, जब वहां पे चोर पहुंचे। उन्होंने पहले सीसीटीवी फुटेज पे स्प्रे किया, उसके बाद उस मशीन को, एटीएम मशीन को उखाड़ के ले गए। पुलिस ने उनका पीछा भी किया, पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा और अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि एटीएम पे लगातार लूटें हो रही है, तो सीसीटीवी फुटेज को ही एक माध्यम बनाया जा रहा है, क्या और भी चौकसी बढ़ानी चाहिए, सिक्योरिटी बनानी चाहिए? सर देखिए, ऐसा है कि ये जो सीसीटीवी फुटेज या टेक्नोलॉजी पे भरोसा ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन यानी मानवीय जो लोग होने चाहिए वो भी जरूरी है। हमारा पैसा है, मेहनत का पैसा है और इस पैसे को सर बिना गार्ड के हम ऐसे छोड़ देते तो ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेगी। गार्ड तो चाहिए ही चाहिए, सीसीटीवी और ये उनका एड ऑन है, उनकी सहायक चीजें, ना कि दौसा लिए चलते हैं। आशीष मेरे सहयोगी दौसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बच्चे को आशीष, 8 से 10 बदमाश आते हैं, हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और आसानी से निकल जाते हैं। क्या कर रहा है शासन, प्रशासन, पुलिस व्यवस्था, जिम्मेदार? बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरह बीती रात घटना हुई है उससे निश्चित रूप से ये पुलिस की सवाल खड़े हो गए हैं गश्त व्यवस्था पर, साथ ही कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। सिकराई उपखंड मुख्यालय पर यह पूरी वारदात हुई है। 8 से 10 बदमाश यहाँ पर आते हैं, जो पिकअप नुमा जो बोलेरो कैंपर गाड़ी से आते हैं और उसके बाद में एटीएम को उखाड़ कर उस गाड़ी में रखकर वहां से फरार हो जाते हैं। जब एक होमगार्ड का जवान जो पैदल गश्त करता हुआ मौके पर पहुंचता है तो उस होमगार्ड के जवान पर भी जानलेवा हमला करते हैं। गंभीर स्थिति में अभी भी वो जो होमगार्ड का जवान है वो अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश कर रही है, लेकिन सीसीटीवी को भी उन्होंने, जो बदमाश थे उन्होंने तोड़ दिया है। ऐसे में सीसीटीवी में भी उनकी कुछ सेकंड की फुटेज कैद हुए हैं, बाकी अधिकतर घटना कैद नहीं हो पाई है। ऐसा नहीं है कि ये सिकराई में केवल आज अल सुबह जो घटनाक्रम हुआ है ये पहला घटनाक्रम है। 1 महीने पहले बांदीकुई में भी इसी तरह की वारदात हुई। 8 से 10 बदमाश उसी तरीके से आए हथियार की नोक पर और उन्होंने वहां पर एटीएम को बांधा रस्ते से और उसके बाद में पिकअप में डालकर उसको भी ले गए। और दौसा सहित आसपास का जो पूर्वी राजस्थान के जिले हैं, चाहे अलवर है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, भरतपुर है, जयपुर कोटपुतली का इलाका है, इन सभी जगहों पर एटीएम लूट की इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में जो बदमाश हैं, जो गैंग है, वो ऐसा लग रहा है कि संभवतः एक ही गैंग है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही है, लेकिन राजस्थान की पुलिस इस गैंग को पकड़ नहीं पा रही है और वो आए दिन हर 10 से 5 दिन में अलग अलग जिलों के अलग अलग लोकेशन को निशाना बनाते हैं और इस तरह के एटीएम लूट की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। जी ठीक है, सिरोही लिए चलते हैं। प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिरोही से। प्रतीक, अब तो ये भी नहीं कह सकते हम कि हर दूसरे दिन एटीएम लूट रहे हैं, अब तो ये कहा जाएगा रोज एटीएम लूट की वारदातें हो रही हैं और लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल है, क्योंकि पुलिस गश्त तो गायब रहती है, क्या पुलिस की कोई मिलीभगत है क्या इन लुटेरों से? सवाल दिमाग में यही आता है, क्योंकि जब भी एटीएम अब तो उखाड़ते हैं, गाड़ी में डालते हैं और ले जाते हैं। क्या हमारे ही सुरक्षा कर्मी मिले हुए हैं कहीं? सवाल पूछ रही है जनता, उनकी गाड़ी कमाई लूट रही है। बिल्कुल सुमित बताना चाहूंगा, सिरोही में 3 महीने में ये एटीएम लूट की वारदात तो ये दूसरी वारदात जो निकल के सामने आई है। पहले भी एटीएम जो है सिरोही का सबसे वेस्टर्न हाईवे जो है सिरोही से कांडला हाईवे पावापुरी के पास में, वहां पर एटीएम की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। लुटेरों ने एटीएम को गाड़ी में डालकर जो है वो लेके गए थे और 14 तारीख को रात को 3 बजे भी एटीएम के सुरक्षा गार्ड को जो है बंधक बनाकर जो है एटीएम की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन पुलिस जो है गश्ती के दावे करती है, वो दावों की पोल जो इन लूट की वारदातों से साफ तौर से खुलकर जो सामने आ रही है। लेकिन चलिए ठीक है, शुक्रिया आप तीनों का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी के लिए। सीधा लिए चलते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण यहाँ करने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में तीरंदाजी खेल मैदान का भी लोकार्पण होगा। ये सीधी तस्वीरें पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का भी अनावरण किया जाएगा। डिजिटल लाइब्रेरी का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी से सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के लिए। तीरंदाजी और खेल मैदान का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का भी अनावरण किया जाएगा। ये सबसे पहले
यूनिवर्सिटी में बने तीरंदाजी खेल मैदान का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया है। देखिए अब जायजा लेते हुए यहाँ पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचे और मैदान का लोकार्पण किया है। तीरंदाजी और खिलाड़ियों को राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो छात्र खिलाड़ी हैं उनको एक सौगात दी है मुख्यमंत्री ने। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी का भी उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करेंगे। अत्याधुनिक बनाने की दिशा में राजस्थान यूनिवर्सिटी को डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन होगा। राजीव अरोड़ा उनके साथ हैं, मुख्यमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं और एक एक चीज़ का बारीकी से अवलोकन भी करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्होंने पहले खेल मैदान का लोकार्पण किया। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का भी अब अनावरण करेंगे। जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से सीधी तस्वीरें। अच्छी लगेगी प्रताप सिंह डिस्ट्रिक्ट बोर्डर क्या मतलब उनकी बातें सुननी चाहिए। नहीं सुनेंगे कल वो कुछ नहीं रहेंगे स्पोर्ट के अंदर। हम तो करेंगे फैसला, कुछ रुक जाएगा, नुकसान आपको ही होना है। ठीक है, इसलिए मैंने कोई रेफर का मतलब क्या होता है? रेफर मतलब अगली मीटिंग दे देगा। मौजूद छात्रों से बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज मीटिंग में ये एजेंडा सर यही बात मैं इनको समझा रहा हूँ और ये युवा है इनको इतनी हिंदुस्तान भर में रेफर का मतलब देता है कि 2 साल ही गई रेफर मैंने 2, 4, 5 दिन जो मीटिंग होगी कैबिनेट की 2 दिन में 4 दिन 10 दिन में वो मुद्दा 10 दिन वहाँ पर रखा जाएगा। रेफर इसको कहते हैं। अब कोई मुल्क पंचायत में क्या करूँ उसका बताओ। लवली वधवा मेरे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीरें तमाम आप तक पहुंचा रहे हैं। लवली, क्या चल रहा है अभी? मुख्यमंत्री ने खेल मैदान का लोकार्पण किया है। हाँ देखिए, मुख्यमंत्री ने खेल मैदान का लोकार्पण किया है। इस मौके पर जो ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, लगातार आरक्षण को लेकर के अपनी मांग उठा रहे हैं, वो लोगों का प्रतिनिधिमंडल जो है वो मुख्यमंत्री से मिल रहा है और मुख्यमंत्री उनको सरकार का जो पूरा अपडेट है, फीडबैक है, वो उन्हें दे रहे हैं और उन्हें समझाइश कर रहे हैं कि देखिए किसी भी सूरत में आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओबीसी वर्ग के साथ सरकार पूरी तरह से साथ खड़ी हुई है। और रही बात कैबिनेट में इसको डेफर करने की, तो उस पूरी का पूरा जो घटनाक्रम रहा है कैबिनेट वाला, जिस मामले को लेकर के मंत्री हरीश चौधरी ने जो है सरकार के खिलाफ और मंत्रियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी, उसको लेकर के सीएम जो है इस वक्त अपनी बात जो है सरकार की ओर से अपने मन की बात जो कह सकते हैं सीएम, वो इन लोगों के साथ में रख रहे हैं। उन्हें समझाइश की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उस पूरे मसले पर कितनी सकारात्मक है, क्या काम कर रही है, क्या सोच रही है सरकार। और सरकार का जो वक्तव्य है वो सीधे मुखिया, आप कह सकते हैं कि मुखिया सीधे जनता से 1-on-1 होकर के आमने सामने बात हो रही है। ऐसे घटनाक्रम बहुत कम होते हैं जब किसी करंट इशू पर जो प्रदेश सरकार के मुखिया हो वो अपने मन की बात जो है वो सीधे लोगों के बीच में जाकर के रखें। और ठीक ऐसा ही घटनाक्रम यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जब इन लोगों को ज्ञापन देते देखा है सीएम ने, तो वो रुके हैं ज्ञापन देते देते। जब ये मसला आया है तो उनसे बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं उनकी बात पर, उनको पूरी बात समझा रहे हैं कि आखिरकार उनको जो है ओबीसी का जो आरक्षण है वो कहीं भी किसी तरीके से उसका नुकसान नहीं होगा। तो तमाम चीजों पर जो है मुख्यमंत्री इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं और बात रखने के साथ साथ में उनको बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वो अपना जो ओबीसी समाज की जो डिमांड्स हैं, ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो डिमांड्स हैं, उनसे वो बात कर रहे हैं। और उनने जो सरकार का पूरा कंप्लीटली फीडबैक है, तो 4 साल का जो पूरा कामकाज है उसको जो वो बता रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार के मुखिया खुद अपने मन की जो बात है, वो जो उन पर जो तत्काल ये कह सकते हैं क्विक एक्शन जिसे कह सकते हैं सरकार का, वो होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जब मुख्यमंत्री अपनी बात जो है वो तमाम लोगों के साथ में रख रहे हैं और लोगों के साथ में बात रखने के साथ में वो कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से जो है वो ओबीसी वर्ग के साथ है। उन्होंने देरी से सरकार को चलाया लोगों ने, लेकिन सरकार पूरी तरह से इस मसले पर सकारात्मक है और पूरी तरह सरकार इस पर काम करती हुई नजर आएगी। तो ये तस्वीरें हैं तीरंदाजी मैदान की राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जहां पर इस वक्त जो है उद्घाटन करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री, लोकार्पण करने पहुंचे थे, जहां पर ये ओबीसी वर्ग के जो तमाम लोग हैं उन्होंने मुलाकात की है और अपना ज्ञापन सौंपा है। तो आप ये कह सकते हैं कि
मुख्यमंत्री जो है वो तमाम लोगों से मिल रहे हैं, उनके मन की बात को सुन रहे हैं और सुनने के क्या साथ ये भी सकते हैं लवली कि तीरंदाजी मैदान पर पहुंचकर लोकार्पण कर एक तीर से दो निशाने साध दिए मुख्यमंत्री ने, एक तो लोकार्पण और साथ में, क्योंकि ये ओबीसी का मैटर काफी दिनों से सुर्खियों में था। पूर्व मंत्री भी हरीश चौधरी भी मैदान में आ गए और लगातार वो लोगों के बीच जा रहे हैं, मुखरता से उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री तक पर सीधे सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो अब इन लोगों से समझाइश कर तीरंदाजी मैदान पर एक तीर से दो निशाने साध दिए मुख्यमंत्री ने। मैदान से सीएम का ये निशाना भी कह सकते हैं और सीएम की निष्ठा भी कह सकते हैं, जब सीएम ने अपने मन की जो बात है वो इन लोगों के साथ में की है। और ये सरकार का जो फीडबैक है, अलग अलग तरह की बातें जो है छन के आ रही थी, लेकिन अब सरकार ने क्या किया है, सरकार का जो फीडबैक है वो उन्होंने रखा है। और रखने के साथ ही जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो लीडर्स हैं एनएसयूआई के और लीडर्स, अब वो मुलाकात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अब अगला जो कार्यक्रम है उनका वहां की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर वो प्रतिमा का अनावरण करेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और उसके साथ ही जो है वहां पर एक लाइब्रेरी बनाई गई है, उस लाइब्रेरी का अनावरण जो है वो मुख्यमंत्री करेंगे, उसका लोकार्पण जो है वो मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो यहाँ से रवाना होता हुआ आपको नजर आ रहा है। और मुख्यमंत्री ने ओबीसी के साथ वर्ग के लोगों के साथ में और डिटेल में बातचीत की है और बातचीत करने के साथ में उन्होंने अपनी बात जो है वो रखी है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो तमाम ओबीसी के जो लोग थे उनसे मुलाकात की है। हमारे साथ में इस वक्त सबसे पहले हम जोड़ते हैं ओबीसी के लीडर्स। हाँ जी, क्या बात हुई मुख्यमंत्री से, आपने बात की, सबसे जल्दी हम बात करेंगे, बताइए सर क्या बात हुई। देखिए, ओबीसी के बेरोजगार युवा है उनको थोड़ी परेशानी। चलिए ठीक है, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। सरदार शहर उपचुनाव की बात कर लेते हैं। बीजेपी प्रत्याशी अशोक पिंचा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। गांधी चौक पर अब आम सभा का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस दौरान मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर सहित कई नेता शामिल हुए। अशोक पिंचा का नामांकन, गांधी चौक पर अब आम सभा का आयोजन। सबसे बड़ा तो मुद्दा विकास का है। लगातार तो 4 साल में कांग्रेस की सरकार होटलों में पड़ी रही, भ्रष्टाचार का यहाँ अड्डा बना दिया, थाने तहसील बिकने लग गए। विकास के नाम पर अगर मैं एक छोटी सी भी बात करूं तो यहाँ 3000 किसानों ने डिमांड नोटिस भर रखे हैं। 1 से 2 साल हो गए, जबकि सरकार का नियम है कि 90 दिन में विद्युत कनेक्शन देना पड़ता है। हर किसान 10-10, 12-12 लाख रुपया खर्च कर चुका है और ये सरकार आज तक उनको कनेक्शन नहीं दे पाई। सरकार ने वादा किया था कि 6 घंटे लाइट देंगे, किसी भी जीएसएस पर 4 घंटे से ज्यादा किसान को लाइट नहीं मिलती। डीएपी यूरिया का ब्लैक हो रहा है, यहाँ तक आम आदमी तक पहुंचाई नहीं जा रही है। अगर नगर की हालात देखें तो हर जगह पानी से भरा हुआ नगर पड़ा हुआ है, आने जाने में सब जगह बाधित हो रही है। कुछ कचरे के ढेर आपको जगह जगह मिल जाएंगे। तो ये हालात इस सरकार के आने के बाद में बना है। एक ये कह रहे हैं कि हमने सरकार बनने के बाद में आज तक एनएसएपी का पोर्टल इन्होंने नहीं खोला। कोई गरीब आदमी गेहूं से जुड़ नहीं जाए, आज तक इन्होंने नहीं खोला। जो भारतीय जनता पार्टी की दीनदयाल उपाध्याय योजना थी ढाणी ढाणी में कनेक्शन देने के लिए, आज भी ये सरकार आने के बाद में उस विद्युत कनेक्शन के जो ढाणी में पहुंचना था उसको भी ये सरकार आने के बाद में बंद कर दी और लगातार बिजली का रेट बढ़ाए जा रहे हैं। कौन है अशोक पिंचा? ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं आपको। अशोक पिंचा का व्यक्तित्व तो बेदाग छवि वाला है, मिलनसार हैं ये लोगों के साथ। सरदार शहर में इनका बड़ा मेडिकल स्टोर भी है। जनसंघ के ज़माने से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। नामांकन दाखिल किया आज अशोक पिंचा ने, उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मनोज मेरे सहयोगी हमारे साथ चूरू से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, नामांकन दाखिल हो गया, अब आम सभा का भी आम सभा भी आयोजित की गई है और कहां पर कितने बजे ये आम सभा शुरू होगी, क्या रहने वाला है? जो नामांकन है वो अशोक पिंचा के द्वारा दाखिल करवाया जा चुका है और जो इनके साथ भाजपा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल हैं जो कि प्रभारी भी हैं, वो यहाँ से अब रवाना हो चुके हैं। हालांकि जो अशोक पिंचा है वो अभी भी यहीं एसडीएम दफ्तर के अंदर हैं।
कुछ ही देर के बाद जो ताल मैदान है, ताल मैदान से यहाँ एक रैली का आयोजन किया गया है। रैली के माध्यम से और गांधी चौक के अंदर जो मुख्य बाजार है गांधी चौक, वहाँ एक सभा का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा है सतीश पूनिया और तमाम जो भाजपा के कद्दावर नेता है वो यहाँ पहुंचेंगे। हालांकि जो नामांकन करने के बाद में जो विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, उन्होंने दावा किया है कि जो जीत का अंतर है वो काफी बड़ा रहेगा। बीजेपी की जीत का उनके द्वारा दावा किया गया है। तमाम तरह के जो जातीय समीकरण है उनको इन्होंने नकारा है और ये कहा है कि जो बीजेपी की जीत है वो शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा रूट में बदलाव। यात्रा में नाच गाने वगैरह जो देशभक्ति के गाने वगैरह होते हैं, तो वाइल्ड लाइफ में वन्य जीवों को परेशानी नहीं हो, तो उसको हमने टालने की कोशिश की है। वाइल्ड लाइफ एक्ट या सियासत का असर। सत्ता व संगठन का कहना है कि यात्रा का रूट जल्द ही फाइनल कर लिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या प्रदेश में चल रही सियासत और गहलोत पायलट की गुटबाजी के बीच पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को उतनी सफलता दिला पाएगी जितनी उसे अन्य राज्यों में मिली है। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अगले महीने राजस्थान में प्रवेश करेगी, लेकिन प्रदेश में चल रही सियासी खींचतान का असर यात्रा के रूट पर दिखने की आशंका के तहत इसमें बदलाव की संभावना तलाशी जा रही है। तय रूट के मुताबिक यात्रा एमपी से राजस्थान के झालावाड़ जिले से प्रवेश करनी है। यहाँ से यात्रा कोटा होते हुए बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर होते हुए हरियाणा में प्रवेश करनी है। हालांकि इस बदलाव के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के नियमों को जिम्मेदार बताने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है कि वन्य जीव नियमों के मद्देनजर यात्रा के रूट में बदलाव किया जा सकता है। जो चेंज रूट पे है, अभी टेंटेटिव एआईसीसी ने दिया है, उसमें आगे पीछे कहीं जो गाड़ियाँ इतनी 60 गाड़ियाँ कंटेनर बड़ी गाड़ियाँ हैं, कहीं मुड़ने में न्यूरो रोड है, कहीं छोटी विलेज रोड आ गई बिल्कुल ही, तो उसको आगे पीछे हल्का फुल्का हम आगे पीछे देख के और मेन 7 मीटर चौड़ी सड़क पे लाने की कोशिश करके, बोली थोड़ा बहुत चक्कर भी है। हालांकि राजस्थान में